सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है उसके बारे में अपन डिटेल से देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि उत्सर्जन होता है वो क्या होगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अपन देखेंगे। तो उत्सर्जन का मतलब वैसे आप देखिए कि अगर वेस्ट पदार्थ अपने शरीर में बंद रहे तो उसको बाहर निकालना आवश्यक होता है। ठीक है, अगर नहीं निकालते तो फिर दिक्कत हो जाती है। वैसे आपका जो किडनी होता है वो क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो नाइट्रोजन युक्त होते हैं, उपपचयी क्रिया के माध्यम से बनते हैं, उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। किडनी जो होती है वो क्या करती है, जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उसको मूत्र के रूप में बाहर निकालती है। उसी प्रकार से अगर बात करेंगे तो मानव शरीर में 5 उत्सर्जक अंग होते हैं। पहला त्वचा, सेकंड हो जाता है आपकी किडनी। ठीक है, थर्ड हो जाता है आपका एंटेस्टाइन यानी कि आंत हो जाती है, बड़ी आंत होगी वो। और इसके बाद लीवर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हो जाता है फेफड़े। तो 5 हो जाएंगे। कौन कौन से, देखिए ध्यान से वापस। स्किन, सेकंड हो जाता है किडनी, थर्ड हो जाता है आपका लीवर, फोर्थ हो जाता है एंटेस्टाइन, और 5 हो जाएगा आपका फेफड़े यानी कि लंग्स हो जाएंगे। तो वे सारे उत्सर्जी अंग हो जाएंगे। उसमें से हम अपन पढ़ने जा रहे हैं किडनी के बारे में, यानी कि वक्क क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। वही बात है कि अगर नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होंगे उसको बाहर निकालना है तो उसको अपन क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। वह प्रक्रम जिसमें जीवों में उपपचयी क्रिया, मतलब जो मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, जो पाचन क्रिया होती है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं मेटाबॉलिज्म क्रिया, उपपचयी क्रिया। उस दौरान है ना, जनित क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होंगे, उसको निष्कासित होना या निष्कासित करना या निष्कासित हो रहा है तो उसको अपन क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनके लिए उत्सर्जन अंग होता है कि नहीं होता है। तो उसमें उत्सर्जन अंग नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उनके जो शरीर होता है वो एक ही कोशिका से बना होता है, इसलिए उनमें कोई उत्सर्जन अंग नहीं होता है एक्स्ट्रा। तो वो क्या करते हैं, जो उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं उनके शरीर में, यानी कि एक कोशिका में बनते हैं, वो क्या करते हैं, वो कोशिका ही बाहर त्याग देती है। ठीक है, मतलब सतह से त्याग देते, शरीर की सतह से वो क्या करते हैं, बाहर त्याग देते हैं, जल में त्याग देते हैं। तो एक कोशिका में आपके अमीबा वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप देखेंगे तो ये सेम के आकार के दो आपके क्या पाए जाते हैं, किडनी यानी कि वक्क पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो नीले नीले आपको कलर के दिख रहे हैं उसको अपन बोलते हैं महाशिरा। ठीक है, और यहाँ पर जो जिसमें कलर नहीं किया गया यानी कि जो रेड होगा उसको अपन कहते हैं महाधमनी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो ये नलियाँ आ रही है, जो कि वक्क, दोनों वक्क से ये नलियाँ आ रही है, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर मूत्रवाहिनी। ठीक है, इसके बाद ये मूत्रवाहिनी होते आगे जाके इस बोतल में खुलती है, इस बोतल को अपन कहते हैं मूत्राशय। क्या कहते हैं इसको, मूत्राशय। और आगे एक मूत्र मार्ग होता है, यहाँ से जो बनता है वेस्ट मटेरियल यानी कि जो आपका यूरिया बनता है उसको बाहर निकालने का काम करता है मूत्र मार्ग। अब यहाँ पर जो किडनी होती है उसके ऊपर, दोनों किडनियों पर क्या होता है, अधिवक्क ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, वो ग्रंथि वाला चैप्टर अपन कंप्लीट करेंगे इसको। देखो यहाँ पर वक्क जो होता है, किडनी जो होती है, उसमें 10 लाख के आसपास क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं वक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, तो वो अपन आगे देखते हैं। अभी समझिए ध्यान से कि वक्क जो होता है उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे नलिकाएं पाई जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, या इसको अपन कहते हैं वक्काणु भी कहते हैं हिंदी में। दोस्तों ये सेम आकार के वक्क हैं, उसमें ये जो वक्क है राइट वाला वो थोड़ा ऊपर होता है और लेफ्ट वाला होता है थोड़ा नीचे होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, यकृत आता है, और यकृत के दबाव के कारण से वो नीचे थोड़ा होगा, है ना। तो मतलब ये थोड़ा नीचे होता है लेफ्ट वाला, और राइट वाला थोड़ा ऊपर होता है। तो इसके बारे में अपन समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मानव जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें उपस्थित अंग कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें एक जोड़ी तो क्या हो जाते हैं, वक्क हो जाते हैं, यानी कि एक जोड़ी मतलब दो दो, तो क्या हो जाता है, इसमें किडनी हो जाती है, एक और दो। दूसरी बात, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती है, यानी कि यूरेटर कितने होते हैं, 2 होते हैं, संख्या में 2, एक जोड़ी 2, संख्या में 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मूत्रवाहिनी ये रही, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, एक मूत्राशय होता है इसमें, एक क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा। इसके बाद में एक मूत्र मार्ग होता है, तो एक आपका मूत्र मार्ग जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं। दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर 2 पॉइंट मैंने और ऐड कर दिए। पहला पॉइंट है, वक्क में मूत्र बनने के बाद, यानी कि जो किडनी होती है उसमें मूत्र बनेगा, उसके बाद में मूत्रवाहिनी होती है, उससे होते हुए कहाँ पर जाके इकट्ठा होगा, मूत्राशय में जाके इकट्ठा हो जाता है। तो मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। मूत्र बनाने का उद्देश्य क्या है भैया, तो मूत्र बनाने का उद्देश्य ये है कि रुधिर में यानी कि ब्लड में आपके हानिकारक जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको छान करके बाहर निकालना है। इसलिए यहाँ पर मूत्र बनाने का उद्देश्य बन जाता है कि रुधिर में जो आपके हानिकारक पदार्थ हैं उस अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है छान करके। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं बताता हूँ। तो दोस्तों अपन देखते हैं यहाँ पर आगे है वक्क में यानी किडनी में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया।
जहाँ पर आप देखेंगे तो जो किडनी आपको दिखाई रही है स्क्रीन पर, उस किडनी को अगर काटते हैं तो काटने के पश्चात देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारी नलिकाएं पाई जाती है जो लगभग 10 लाख के आसपास होती है। उन नलिकाओं को अपन कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ये जो नेफ्रॉन होता है उसको अगर एक नेफ्रॉन की बात करेंगे तो संरचना बनाएंगे तो इस प्रकार की दिखाई देती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको समझने के लिए थोड़ा बहुत कम कुंडलित वाला भाग बनाया, यानी कि नलिका कम बनाई है लेकिन ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है संग्राहक नलिका, इसका मतलब ये होगा कि इस मेन जो आपकी संग्राहक नलिका होती है उससे बहुत सारी क्या निकली होती है, इस प्रकार से नेफ्रॉन निकली होती है। जैसे कि ये जुड़ी हुई है वैसे कि वैसे इधर भी जुड़ी होती है, इधर भी जुड़ी होती है, इधर भी जुड़ी होती है, इधर भी, इधर भी। ठीक है, तो इस प्रकार से जुड़ी होती है। और संग्राहक नलिका होती है उन सारे नेफ्रॉन से अपशिष्ट पदार्थ जो आ रहा है छन करके, ठीक है, यानी कि मूत्र जो आ रहा है संग्राहक नली से होते हुए फिर मूत्रवाहिनी जाएगा, फिर मूत्रवाहिनी होते हुए वो कहाँ पर लेकर जाएगा? मूत्राशय में लेकर जाएगा। ठीक है, अगर अपन एक नेफ्रॉन की बात करें तो इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसमें इसके मुख्य रूप से 4 भाग आते हैं। पहला जो है वो है कोशिका गुच्छ यानी कि ग्लोमेरुलस है, जो कि ये जो नलिका होती है छोटे छोटे प्यालनुमा भाग, जो कि प्यालनुमा भाग को अपन कहते हैं बौमन संपुट, जो कि एक पानी पीने जैसा कटोरा है। ठीक है, तो उसमें बौमन संपुट कहते हैं, इसको बौमन कैप्सूल कहते हैं। इस बौमन कैप्सूल में क्या होता है? गुच्छनुमा भाग होता है जिसको अपन कोशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस कहते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, अब जो तीसरा भाग है वो है नलिकाकार भाग, जो कि आपको इस प्रकार की नलिका दिखाई दे रही है। अब इसमें भी 2 भाग होंगे, कौन कौन से? यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है मतलब बौमन संपुट के जस्ट पास में नलिका है, उसको अपन बोलते हैं संयुपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं? संयुपस्थ कुंडली नलिका। अब जो संग्राहक के पास में है यानी कि वो बौमन संपुट से दूर है, ठीक है, तो जो संग्राहक के पास नलिका है उसको अपन बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं तो आगे आ जाता है संग्राहक नलिका, जो कि आपको मैंने पहले बता दिया। ठीक है, होता क्या है इसको समझिए ध्यान से। ये जो आपका एक नेफ्रॉन की संरचना है वो उस किडनी की सबसे छोटी से छोटी इकाई है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपकी किडनी बनी है उसमें से इम्पोर्टेंट जो भाग है वो है आपके नेफ्रॉन का, यानी कि छोटी से छोटी सी इकाई। जैसे कि हम बात करेंगे अपने बॉडी की, तो बॉडी होती है वो किससे बनी है? एक छोटी से छोटी कोशिका से। तो कोशिका अपने लिए क्या हो जाती है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। उसी प्रकार से क्या होगा, एक किडनी होती है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है वो है नेफ्रॉन। इसको हिंदी में कहते हैं वृक्काणु। क्या कहते हैं इसको? वृक्काणु कहते हैं। तो ये है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, जिसे अपन क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। एक दोस्तों होता है न्यूरॉन, तो न्यूरॉन नहीं है, ये क्या है? नेफ्रॉन है। ये किडनी वाला नेफ्रॉन, न्यूरॉन अलग है ना, ब्रेन वाला चैप्टर में आ जाएगा उसमें। तो यहाँ पर आपने देखा है कि जो नेफ्रॉन होता है उसमें आप देखेंगे तो 4 भाग मुख्य रूप से आते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? पहला कोशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस, सेकंड बौमन संपुट, ठीक है, बौमन कैप्सूल, एंड तीसरा नलिकाकार भाग संयुपस्थ दूरस्थ कुंडलित नलिका, और संग्राहक नलिका या वाहिका भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा भाग होता है जिसको अपन हेनले का लूप भी कहते हैं। ये हेनले नामक वैज्ञानिक था, उसने खोज की थी, तो इसको हेनले का लूप भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो नेफ्रॉन होता है वो काम कैसे करता है। पहले आप समझिए ध्यान से, होता क्या है? उपभोज्य क्रिया के दौरान जो आपके अपशिष्ट नाइट्रोजनिक पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, वो ब्लड में होंगे। ठीक है, अब ब्लड में होते हैं तो उनको निकालना आवश्यक होता है, और वो जो रुधिर होता है वो क्या होगा? इस कोशिका गुच्छ में आएगा। कोशिका गुच्छ क्या करेगा? उस रुधिर को छानेगा। कोशिका गुच्छ का काम ये होता है कि छानना। ठीक है, अब ये जो होता है आपका कोशिका गुच्छ, वो क्या करता है? जो अच्छे हैं यानी कि जो काम की चीज़ है उसको भी छान देता है, और नहीं काम की चीज़ उसको भी छान देता है। तो ये तो लफड़ा कर देगा। फिर क्या होता है? बौमन संपुट से होते हुए यहाँ पर आगे जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होगा यानी कि पुनः अवशोषण होगा, और पुनः अवशोषण में क्या होता है? जो आवश्यक चीज़ें हैं उसको वापस ब्लड में डाल दी जाती है, और जो अनावश्यक हैं उसको क्या कहते हैं? आगे भेज दिया जाता है। तो वो होते हुए यहाँ से होते हुए कहाँ जाएंगे? दूरस्थ कुंडलित नलिका में। दूरस्थ कुंडलित नलिका में आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाता है? मूत्र का निर्माण होता है। क्या होता है? मूत्र का निर्माण होता है, और होते हुए फिर यहाँ पर संग्राहक नलिका होती है, उस मूत्र को यानी कि यूरिया को लेकर के जाएगी मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी से फिर आपका मूत्राशय में जाके इकट्ठा हो जाएगा, और वहाँ पर फिर समय समय के बाद में आपका मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा होता है, उसके माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को अपन समझते हैं आगे। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब दोस्तों अपन देखते हैं यहाँ पर कि वक्र जो होता है इसमें उत्सर्जन की क्रियाविधि। ठीक है, उस क्रियाविधि में 3 प्रक्रिया होती है। पहली जो प्रक्रिया वो है आपकी कोशिका गुच्छ निस्यंदन यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। सेकंड होता है वर्णात्मक पुनः अवशोषण यानी कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि पुनः अवशोषण होता है। थर्ड हो जाता है नलिका स्रावण। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर सिक्रेशन की क्रिया होती है। होता है क्या, इसको समझिए इन 3 प्रोसेस में, ध्यान से समझिए। देखो इसमें पहला पॉइंट देखिए ध्यान से, कोशिका गुच्छ निस्यंदन यानी कि क्या होगा इसमें कि जब वक्र धमनी की शाखा वक्काणु यानी कि आपका नेफ्रॉन होता है उसमें प्रवेश करती है, तब
जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो कोशिका गुच्छ में से छन करके वो बॉमन संपुट में आ जाते हैं। अब दोस्तों समझिए ध्यान से, जो कोशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस होता है उसमें क्या होगा, जो ब्लड के साथ में आए हैं यानी कि जिसमें एमिनो एसिड भी हो गया, ग्लूकोज भी हो गया, लवण भी हो गया, जल भी हो गया, तो वो सारे के सारे इसमें छनेंगे। छनने के बाद फिर कहाँ पर आएंगे, बॉमन संपुट में आ जाते हैं। अब सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है इसको समझिए ध्यान से। अब इसने तो क्या किया, इसने तो केवल छानने का काम किया, जो कि आपको नलिकाकार भाग दिख रहा है ना, कटोरे जैसे उसमें नलिका बहुत सारी, वो छानने का काम करती है। अब छन गया, अब छनने के बाद बॉमन संपुट में आया, अब क्या होता है आगे समझिए। स्क्रीनशॉट देखिए ध्यान से। सेकंड है वर्णात्मक पुनः अवशोषण यानी कि रीएब्जॉर्प्शन। पुनः अवशोषण होता क्या, इसको समझिए कि जो वक्काणु यानी कि जो आपकी नेफ्रॉन होता है उसके नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ठीक है, लवण हो गया, जल हो गया, उसका पुनः अवशोषण होता है। यानी कि इस भाई साहब ने, कोशिका गुच्छ ने जो छान दिया है, जो काम की चीज़ें, अब गलती हो गई इससे, तो अब आगे जाके बॉमन संपुट होते हैं, यहाँ पर नलिकाकार भाग जो होता है उसमें क्या होता है, जो कि समीपस्थ कुंडी नलिका होती है उसमें क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि जो आवश्यक है वापस उसको भेज देगा, ठीक है, ब्लड के साथ में। तीसरा देखिए नलिका स्रावण, यानी कि इसमें क्या होता है कि यूरिया और अतिरिक्त जल और लवण जैसे कि उत्सर्जी पदार्थ होते हैं नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं, यानी कि यहाँ पर देखा जाएगा दूरस्थ कुंडली नलिका होती है उसमें रह जाते, ठीक है, जो कि काम के नहीं है वो, ठीक है। अब होता है क्या, इसको समझिए ध्यान से आगे। वह मूत्र का निर्माण करते हैं, वो क्या करते हैं, मूत्र का निर्माण का काम करते हैं। फिर वहाँ से मूत्र होता है वो संग्राहक नलिका, वहाँ से फिर मूत्र होगा वो संग्राहक नलिका, यहाँ से होते हुए फिर आपकी मूत्रवाहिनी में, है ना, मूत्रवाहिनी से होता हुआ वो मूत्राशय में अस्थायी रूप से वो इकट्ठा हो जाता है, मूत्र होता है वो, और तथा मूत्राशय के द्वारा, मूत्राशय होता है उसके दाब के द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये 3 प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस में क्या होगा, जो कोशिका गुच्छ होगा यानी कि जो आपका ये जो ग्लोमेरुलस होता है वो क्या करता है, छानने का काम करता है, जो अच्छी चीज़ है उसको भी छान देता है, खराब चीज़ उसको भी छान देता है। फिर क्या होता है, वो बॉमन संपुट होता है, यहाँ पर समीपस्थ कुंडली नलिका होता है, इसका पुनः अवशोषण करता है, पुनः अवशोषण के माध्यम से जो आवश्यक उसको वापस भेज देता है, अनावश्यक होता है वो यहाँ पर होते हुए आगे जाएगी। दूरस्थ कुंडली नलिका होती है उसमें जो अनावश्यक बचे थे वो मूत्र का निर्माण कर देते हैं, और मूत्र वहाँ से होते हुए कहाँ पर जाएगा, संग्राहक नलिका से होते हुए मूत्रवाहिनी, फिर मूत्रवाहिनी से मूत्राशय, फिर आगे जाके मूत्र मार्ग से बाहर शरीर से निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो जाती है इसकी प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं कृत्रिम वक्र क्या होता है। देखो कृत्रिम वक्र जो होता है उसको अपन अपवन कहते हैं, मतलब कृत्रिम वक्र जो होगा उसके माध्यम से हम जो वक्र कार्य कर रहा है उसी प्रकार से काम करवाते हैं, तो इस क्रिया को अपन कहते हैं अपवहन यानी कि डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। इसको आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हैं। आर्टिफिशियल किडनी का मतलब क्या होगा कि जो आपके मशीन होता है उसके द्वारा जिस प्रकार से किडनी काम करती है वैसे वैसे उसका द्वारा काम किया जाता है, ठीक है। अब इसमें एक दिक्कत आ जाती है, जैसे किडनी में पुनः अवशोषण की क्रिया होती है, लेकिन जो आर्टिफिशियल होता है ना वक्र, उसमें पुनः अवशोषण की क्रिया नहीं होती, जो कि आपके सेकंड वाला पॉइंट वाली क्रिया नहीं होती आर्टिफिशियल में, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि है ना, स्क्रीनशॉट लगाया गया मैंने। अब दोस्तों तो होता है क्या, इसको समझिए। प्रतिदिन निस्यंदन कितना होता है, 180 लीटर होता है। अब इसमें जो मूत्र का आयतन बनता है वो कितना होता है, 1.2 लीटर होता है, ठीक है। 1 डे में कितना होता है, 1.2 लीटर हो जाता है। तो दोस्तों ये था आपका उत्सर्जन, मानव उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं किडनी कहाँ पर पाई जाती है। तो किडनी होती है रीढ़ की हड्डी जो होती है पीछे, ठीक है, जैसे पीछे पीछे देखेंगे तो रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पाई जाती है आपकी किडनी होती है वो, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमारे मानव के अंदर तो उत्सर्जन की क्रिया हो गई, ठीक है, किडनी के माध्यम से। अब जो पेड़ पौधे होते हैं यानी कि पादप जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, उनमें उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट देखिए ध्यान से। पहला इसमें पॉइंट देखा गया है कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं, ठीक है। यानी कि क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा जल होगा, ठीक है, उस एक्स्ट्रा जल को वो क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से उड़ा देते हैं, यानी कि वो उत्सर्जन कर देते हैं, ठीक है। अगला हो जाएगा सेकेंड पॉइंट, बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिका में संचित रहते हैं, ठीक है। इसने कहा है कि बहुत से जो पादप होंगे वो अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिका में संचित रहते हैं। जो अपशिष्ट होंगे वो क्या करेंगे, कोशिका रिक्तिका जो होती है बीच बीच में कोशिका के मध्य, उनमें क्या होते हैं, असंचित रहते हैं, यानी कि इकट्ठा रहते हैं। थर्ड पॉइंट हो जाता है अन्य अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि जो उत्पाद होता है वो रेजिन तथा गोंद होता है। जैसे कि आपने पेड़ पौधे में देखा होगा, गोंद होता है वो एक उत्सर्जनी पदार्थ हो जाएगा, ठीक है, तो बाहर निकलता है, गोंद होते हैं वो।
गौण होते हैं पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। बात कर लेते हैं अपन चौथा पॉइंट की, तो पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा जो होते हैं उसमें उत्सर्जित करते हैं। यानी कि पादप देखेंगे तो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं अपने आसपास जो मृदा होती है उसमें भी उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। तो ये हो जाता है पादप एवं उत्सर्जन की क्रिया। तो आई होप को सारा समझ में आया होगा। और इसी के साथ ये आपका चैप्टर होता है जो कि जैव प्रक्रम वाला छठा चैप्टर वो कंप्लीट हो जाता है। अब अपन शुरू करेंगे नया चैप्टर। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।